एसीएल सर्जरी से पहले मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितने हिडन चार्जेस होंगे इसके अंदर, और इसके अलावा सबसे बढ़कर क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चले आए चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसीएल सर्जरी इन पाकिस्तान, क्या ये एक्सपेंसिव है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर ग्राफ्ट की। ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट बेसिकली एक टिश्यू होता है जो कि आपकी बॉडी से ही लिया जाता है, आपके एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि दोबारा से उसको उसकी पोजीशन पर लाने के लिए यूज़ होता है। और क्योंकि जो एसीएल होता है वो खुद ब खुद इटसेल्फ हील नहीं होता अगर वो कम्प्लीटली टूट जाए। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स हैं। इसके अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बोन पटेलर टेंडोन। ये वो ग्राफ्ट होता है जो आपकी मिडल ऑफ द नी यानी कि यहाँ से लिया जाता है। ये बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं ये वो यूज़ करते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड ग्राफ्ट होता है हैमस्ट्रिंग टेंडोन। ये बैक ऑफ द थाई से आपका ग्राफ्ट लिया जाता है और ये भी आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्ट के अंदर यूज़ होता है। और हमारे पास अगर थर्ड बात करें तो क्वाड्रिसेप्स टेंडोन होता है एक ग्राफ्ट। वो तब यूज़ होता है जब आपकी रिपीटेडली सर्जरी रिक्वायर्ड हो एसीएल। अब इसके बाद जो आपकी कॉस्ट में ये 3 ग्राफ्ट होते हैं जो कि आपकी एसीएल सर्जरी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, डिपेंड ऑन सर्जन वो कौन सा ग्राफ्ट यूज़ करता है। और इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लांट्स या स्क्रू। अच्छा, अब बेसिकली इसके अंदर स्क्रू यूज़ होता है और स्क्रू जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटालिक, एक होता है बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू। ये वो स्क्रू होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसॉल्व हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। और जो मैंने मेटालिक आपसे बात की है स्क्रू की, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक मेटालिक और एक बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू के अंदर। और उसके बाद जो कि कॉस्ट आती है वो आती है ऑपरेशन थिएटर की। और उसके बाद आपके पास जो कॉस्ट आती है वो सर्जन की आती है। फिर आपने कितनी देर स्टे करना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सम अप कर लो तो आपकी सर्जरी की कॉस्ट बन जाती है। अब इसके बाद जो मेरी सर्जरी की कॉस्ट कितनी आई है, जो जो इसके अंदर चीज़ें मेरी यूज़ हुई हैं वो मैं सारी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि एडमिशन। जब आपने हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एडमिशन के चार्जेस आते हैं। फिर उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी पेशेंट के, जैसे कि आपके पास ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इनिशियली आपकी कॉस्ट करते हैं। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हिडन चार्जेस, जो कि मोस्टली पेशेंट को नहीं पता होता। वो समझता है कि सर्जरी सिर्फ इतने में हो जाएगी, ओके चलें ठीक है हम करवा लेते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ मोस्टली कंसिडर करनी पड़ती है जब आपने कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है, आपको या सर्जरी आपको डॉक्टर ने रेफ़र की है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई के चार्जेस आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स-रे के चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवल के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। आपने अपने घर से हॉस्पिटल जाना है, अगर तो हॉस्पिटल का और आपका घर का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ट्रैवल के चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद आपके नी ब्रेसेस होता है, जिसे कहते हैं नी मोबिलाइज़र, तो वो भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। और उसके अलावा जब आपका ऑपरेट हो जाता है, सर्जरी के बाद आपने जो फॉलो अप विजिट होते हैं उसके चार्जेस भी आपने इंक्लूड करने होते हैं सर्जरी के अंदर। इसके अंदर अब मैंने जिस तरह से ये डिस्कस कर लिया कि आपके जो स्क्रू होता है और आपका ग्राफ्ट होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, सर्जन की फ़ीस होती है, ये सारी रफली जो होता है ना आइडिया, ये आपके सर्जन पर और आपके हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से स्टार्ट होकर ये 5.5 लाख तक नॉर्मली इसकी कॉस्ट आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सर्जरी जो है वो फ़ायदेमंद है, वर्थ इट है या नहीं? तो मैं आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछूँगा, क्या आप उस नी के साथ चल सकते हैं जो आपकी नी अनस्टेबल हो? अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये एकदम क्विकली अगर आप मूवमेंट करते हैं, तो आपकी नी स्टक हो जाती है या गिव अवे होती है। उसके अंदर मेरा ख़्याल है कि आपको सर्जरी को कंसीडर करना चाहिए। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, डॉक्टर जो आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्जरी को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं करवाते, तो उसके अलावा फिर आपके अंदर मेजर इश्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये वर्थ इट है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ हद तक चल भी पा रहा हूँ और जो गिव अवे के चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट मिनिमम कह लो कि ना होने के बराबर हो जाते हैं। डिपेंड ऑन रिहैब कि आप रिहैब अपना किस तरह से करें। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देने लगा हूँ जो आपने लाज़मी कंसीडर करनी है, वो ये है, अगर आपका ग्रेड 3 का एसीएल है और वो प्रॉपर्ली टोर्न हो चुका है, टूट चुका है, तो आप लाज़मी अपने सर्जन से कंसल्ट करें। और अगर वो सर्जरी का कहते हैं तो आप लाज़मी उसको कंसीडर करें। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर,
हमेशा वो सर्जन चूज़ करें जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। और इसके अलावा जो थर्ड एडवाइस है वो ये है कि आप अपनी सर्जरी से पहले अपने सर्जन से प्रॉपर जितनी उसके अंदर कॉस्ट आती है वो सारा डिस्कस कर लें, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। और फोर्थ एडवाइस ही वो है जो कि मेरा ख्याल है कि आपकी सर्जरी का पिलर है, यानी कि सर्जरी होना तो इनिशियल स्टेप है, लेकिन वो सर्जरी हमारी सक्सेसफुल होगी या नहीं तो वो डिपेंड करता है आपकी रिहैबिलिटेशन पे, कि आप किस तरह से अपनी नी का रिहैब करते हैं, किस तरह से डॉक्टर की जितनी इंस्ट्रक्शन होती है उसको फॉलो करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो सर्जन ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है एक्सरसाइज की, आप उसको फॉलो करें, आप अपनी डाइट को फॉलो करें और फॉलो अप विज़िट लाजमी करें। क्योंकि जब ये वो 3 चीज़ें हैं जो हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं कि सर्जरी होगी ये अब खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन नहीं। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी सर्जरी है, वो तब आपकी सक्सेसफुल होती है जब आप प्रॉपर उसका रिहैब करें। अच्छा, होप सो आपको ये सारी वीडियो में एसीएल सर्जरी पर कितनी कॉस्ट आती हैं, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से हिडन चार्जेज़ हैं और सारी की सारी जो एडवाइस मैंने आपको दी आपको हेल्पफुल रही हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट लाज़मी करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से उसका जवाब